और अब बात कसम संविधान की। जी न्यूज पर यह वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का और मैं हूं दीपक चौरसिया। अद्भुत, अकल्पनीय और गौरवशाली भारतीय लोकतंत्र का नया मंदिर यानी संसद भवन की नई इमारत के लिए 3 शब्द सटीक बैठते हैं। नई संसद के निर्माण का काम अब आखिरी दौर में है। प्रधानमंत्री ने नए संसद भवन का अचानक दौरा किया और वहां करीब 1 घंटे तक कामकाज का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्य में जुड़े श्रमवीरों से भी बात की। लेकिन प्रधानमंत्री का यह दौरा कांग्रेस को नागवार गुजरा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर नए संसद भवन की इमारत को पैसे की बर्बादी बताया। वो इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने पीएम मोदी को इशारों में तानाशाह तक कह दिया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्विटर पर लिखा, निजी गर्व का ये पहला प्रोजेक्ट। हर तानाशाह अपने पीछे आर्किटेक्चर की विरासत छोड़कर जाना चाहता है, पैसे की भारी बर्बादी। पीएम मोदी पर ऐसी टिप्पणी कई बार कांग्रेस को भारी पड़ चुकी है। बावजूद इसके एक बार फिर जयराम रमेश पीएम मोदी को टारगेट करने के लिए तीखे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जयराम रमेश के वार पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कांग्रेस परिवार तंत्र को ही प्रजातंत्र मानती है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस से यह हजम नहीं हो रहा कि पीएम मोदी ने नई संसद बनाने का काम कैसे कर दिखाया। नकवी ने आगे कहा कि विपक्ष जो सपने में सोचता है, मोदी जी वो कर दिखाते हैं जो वो हजम नहीं कर पाते। पीएम पर कांग्रेस के हमले का जवाब देने में बीजेपी के दूसरे नेता भी मुखर नजर आए। सवाल ये है कि संसद पूरे देश की है तो इस पर सिलेक्टिव सियासत क्यों? गौरवशाली प्रोजेक्ट तो पीएम मोदी क्यों टारगेट? नए भारत की नई पहचान तो विपक्ष क्यों परेशान? करेंगे तमाम मुद्दों पर बहस, लेकिन पहले एक रिपोर्ट। ये हजम नहीं कर पा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने आने के बाद उस काम को कैसे कर दिखाया जो असंभव था। वो इस प्रकार की हल्की बातें उनको नहीं करनी चाहिए। किम जोंग से तुलना किसी की करनी चाहिए तो स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के काल की करनी चाहिए। ये पूरे परिवार तंत्र में डूबे हुए हैं या भ्रष्टाचार के डूबे हुए लोग हैं, इसलिए उनको कुछ भी देश के जो आगे बढ़ाने के रास्ते हैं वो बुरे लगते हैं। उनको क्या लगता है कि डायनेस्टी डिफीट हो गई तो डेमोक्रेसी कहाँ रहेगी, और इसीलिए जो है वो डायनेस्टी को ये डेमोक्रेसी के रूप में, परिवार तंत्र को ही प्रजातंत्र मानते रहे हैं। तो इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जी जुड़े हैं और मेरे साथ राधिका खेड़ा जी जुड़ी हैं जो कि कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। राधिका जी, शुरुआत आपसे करूंगा और मेरा सीधा सवाल, राधिका जी आपको आवाज आ रही है मेरी? अब आई। हाँ ठीक है। राधिका जी, मेरा सीधा सवाल, अरे संसद तो देश की है ना, इसमें तानाशाही जोड़ देना, इसमें आर्किटेक्चर जोड़ देना, ये मतलब जनता जानना चाहती है। मैं भी आपसे पूछना चाहता हूं कि भाई क्या ये सही है? संसद तो देश की है ना, सांसदों की है, देश की है। बिल्कुल दीपक जी, देश की जनता भी इसी देश की है। वही जनता है जिन्होंने मोदी जी को वोट दिया। क्या जिस पल मोदी जी वोट मांग रहे थे 2014 में, उन्होंने ये कहा था देश को कि मैं संसद बदलूंगा? नहीं कहा था। क्या उन्होंने ये बताया था कि आप मुझे वोट दीजिए दोबारा जब दूसरी बार वोट मांगी? क्या उन्होंने तब भी बताया था कि मैं देश का संसद बदलूंगा, मैं सारा पैसा इसलिए लगाऊंगा? तब भी नहीं कहा। और इस समय जब देश क्या पूरा विश्व कोविड से जूझा है और हालात कहीं के भी ठीक नहीं है। जब हम बात करते हैं कि इकोनॉमी खराब है, आप हमेशा भारतीय जनता पार्टी और इनके सारे मंत्री अलग अलग देशों के बारे में बताते हैं, देखिए पूरे विश्व में ऐसा हो रहा है। तो जब हालात ठीक नहीं है उस समय आपको घर चलाने के लिए हर जगह कटौती करता है। आप और हमारे घर में भी जब बजट डगमगाता है तो कटौती करी जाती है। पार्लियामेंट बनाइए, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन हर चीज का वक्त होता है, क्योंकि ये चीज आप तब करते हो जब आपके पास एक्सेस में पैसा होता है, जब आपके यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है फाइनेंशियली। पर देश जब फाइनेंशियल दिक्कतों से जूझ रहा है, महंगाई से जूझ रहा है, बेरोजगारी से जूझ रहा है, तो क्या देश की प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि एक संसद मिले? और ऐसा संसद, आजकल तो सरकार जी खुद ही संसद नहीं चलने देना चाहती। इतना नुकसान आप कर रहे हैं जिस तरीके से, इतना एरोगेंस है सरकार के अंदर, क्योंकि उन्होंने अपने मित्र को बचाना है, तो वो उसके लिए क्योंकि आप अपना नाम बड़ा करना चाहते हैं, उसके लिए एक आदमी हर चीज को दरकिनार करके, ठीक है, हर चीज को, फिर मैं बोलूंगी कि इस समय सबसे अहमियत है कि हमारे देश का फाइनेंस स्टेबिलिटी रहे, और वो नहीं है।
पूरा विश्व जानते हैं और सब जानते हैं। कह देना कि हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, कहने को तो जी कुछ भी कोई कह दे, लेकिन असलियत यह है कि महंगाई है। आटा, चावल, दाल, रोटी जब हम खरीदने जाते हैं तो जेब में दीपक जी आपके भी दर्द होता है। ठीक है राधिका जी और शहजाद जी, मैं दोनों से रिक्वेस्ट करता हूं एक एक मिनट में हम कमेंट रखें अपने, तो बातचीत भी अच्छी चलेगी और आप दोनों के सिवा कोई है भी नहीं और मैं कम बोलना चाहता हूं, आप प्रवक्ता हैं, ज्यादा बोलें बेहतर होगा। सीधे शहजाद जी, महंगाई और बेरोजगारी है, जब हर आदमी ने अपने बजट की कटौती की है कोरोना के हालात के चलते, तो ऐसे में ये फिजूल खर्ची क्या ठीक है? यही कहने की कोशिश की राधिका जी ने। देखिए, अगर दोहरे मापदंड का कोई पोस्टर छापना हो तो उस पर कांग्रेस पार्टी और जयराम रमेश की तस्वीर जरूर छपेगी। यही कांग्रेस पार्टी जो 2010 और 12 में, और उस समय का कालखंड याद कीजिए, 10वें स्थान पर अर्थव्यवस्था, गिरती लुढ़कती हुई अर्थव्यवस्था और 10 से 12% का एवरेज इन्फ्लेशन। उस समय पर जयराम रमेश का ऑफिशियल बयान में कोट करके बता रहा हूं, वी नीड अ न्यू पार्लियामेंट बैडली, दिस वन इज नॉट फंक्शनल, आउटडेटेड है। 2012 में मीरा कुमार का मैं पत्र का 2 वाक्य पढ़कर सुनाता हूं कि यह पुरानी हो चुकी है, 1927 से चल रही है, डिग्रेड हो चुकी है पूरी बिल्डिंग और इसीलिए हमने नई बिल्डिंग की परमिशन दे दी है। ये लेटर भी मेरे पास 13 जुलाई 2012 का। मतलब बताइए कि उस समय पर प्रायोरिटी था 2012 में, जबकि हमारी अर्थव्यवस्था 10वें स्थान पर, जबकि हमारी इन्फ्लेशन 10% पर, और जब वहां पर इतनी चीजी खामियां दिख रही थी, और आज वो वैनिटी हो गया। और आज वैनिटी क्यों हो गया मैं आपको बताता हूं। देखिए, 2 बातें हैं। कांग्रेस पार्टी को जिस प्रोजेक्ट में पैसा खाने नहीं मिलता है वो उसका विरोध करते हैं, और दूसरी बात, नए भारत के 2 संस्थान या 2 नए चेहरे उभर कर आ रहे हैं। एक तो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसका भी कांग्रेस विरोध कर रही है, और नया संसद भवन बन रहा है, उसका भी कांग्रेस विरोध कर रही है। पर मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, प्राथमिकता की राधिका दीदी ने बात की कोविड के समय पर। कोविड के समय पर ये तो पार्लियामेंट 850 करोड़ का बन रहा है ये बिल्डिंग, परंतु 900 करोड़ का उस समय पर एमवीए सरकार एमएलए हॉस्टल बना रही थी। उस समय पर वो ठीक था, वो प्राथमिकता थी। 250 करोड़ का राजस्थान की सरकार एमएलए के लिए आलीशान मकान हॉस्टल बना रही थी उस समय पर, वो तब तो ठीक था। अरे राधिका जी, आज तो भारतवर्ष ने 220 करोड़ टीके दे दिए हैं कोविड के, और कोविड की चुनौती ऐसी लड़ी है कि पूरी दुनिया कहती है, मानती है, विश्व मान रहा है कि कोविड की लड़ाई सबसे बेहतरी से भारत ने लड़ा है। तो मुझे लगता है कि आज आपके दोहरे चरित्र का उसका जवाब दीजिए कि उस समय पर प्रायोरिटी थी, उस समय पर पार्लियामेंट बिल्डिंग खराब हो रही थी, और आज वैनिटी कैसे? ठीक है राधिका जी, मेरा सीधा सवाल, 13 जुलाई 2012, और मैं खुद उस वक्त संसद के अंदर मौजूद था, 13 जुलाई 2012 को मीरा कुमार जी ने कहा था कि हमने इसकी मंजूरी दे दी है। जयराम रमेश जी का भी शहजाद पूनावाला ने ट्वीट बताया। आज हमारी अर्थव्यवस्था जो है 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है, ये शहजाद पूनावाला कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि हम तो आर्थिक रूप से स्टेबल है, कोरोना से सबसे बेहतर लड़ाई पूरी दुनिया में 220 करोड़ टीके कहीं नहीं लगे। तो मुझे आप बताइए, तो आपको तब आपका प्रायोरिटी क्या था, आज आपका प्रायोरिटी क्या है? सबसे पहले तो मैं शहजाद पूनावाला को बता दूं, मैं आपकी दीदी नहीं हूं, मेरा नाम राधिका खेड़ा, आप मुझे राधिका बोल सकते हैं। बिना बात के लिए पाखंडियों से मुझे रिश्ता नहीं बनाना है। दूसरी बात, अब बात आते हैं कि जो ये बात करी जा रही है कि अब हम इस नंबर की अर्थव्यवस्था है। दीपक जी, मैं एक सिंपल बात करती हूँ जो एक आम आदमी को समझ आती है। जो आम जनता है जिन्होंने मोदी जी को वोट दिया, वो ना जीडीपी समझती है, ना वो समझती है हम कौन से नंबर की अर्थव्यवस्था है। जब हम रोटी खाने जाते हैं, हम सब्जी खरीदने जाते हैं, आटा, दाल, चावल, चीनी, तेल खरीदते हैं, तो चुभता है क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है। ये वही सरकार है जिन्होंने कहा था डॉलर को हम नीचे गिरा देंगे और रुपये को मजबूत कर देंगे। आज क्या हालात है, 80 के पार आपका डॉलर मिलता है रुपये का, अगर आप देखें। दूसरी बात, आप कहते थे कि पेट्रोल और डीजल के दाम कहां पे ले आएंगे, इन्हीं के मंत्री थे स्मृति ईरानी जी, कितने बड़े बड़े सिलेंडर लेके बैठती थी, कहां है आजकल वो? कितने का सिलेंडर है? 1000 रुपए पार कर चुका है सिलेंडर, कहीं पे 1400 रुपए का है। आम आदमी के लिए खरीदना मुश्किल है, सबके घर का बजट हिल गया। मैं तो साफ एक आम इंसान की तरह, जिसको नहीं पता कि इकोनॉमी क्या होती है, जीडीपी क्या होता है, जब उसको खरीदने जाना पड़ता है बाजार से तेल, घी, मक्खन या बेसिक दाल, तो दर्द होता है, मुश्किल होती है, सबके लिए तकलीफ हो रही है। तो इसका मतलब हम अच्छी इकोनॉमी तो नहीं है। जब हम पेट्रोल और डीजल के लिए 100 रुपए से ज्यादा दे रहे हैं, उस समय जब 60, 70, 80 रुपए का पेट्रोल था, कितना शोर मचता था दीपक जी, आपने बहुत कवर किया होगा। आज कोई शोर मचा रहा है क्या? एक भी बार मेरे को बताएं कि कम करके दिखाएंगे। इतने हालात खराब हो चुके हैं कि वो कभी पीछे जा ही नहीं सकता, जिस हालात पे ये लोग ले आए हैं। तो आम जनता क्या करे, कहां से खरीदे? नौकरियां है नहीं लोगों के पास, तो आपकी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? ठीक है, हमने कितने लोग, सिंपल बात करती हूं मैं, कि आपने वादा किया था कि सबको मुफ्त मिलना चाहिए, क्यों हमें प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके पैसे देके खरीदना पड़ा? किसी को भी नहीं खरीदने देना चाहिए था। ठीक है, अगर जवाब दीजिए शहजाद पूनावाला जी, क्यों वैक्सीन आपने प्राइवेट अस्पतालों में पैसा देके लगवाई? और दूसरा मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो वो कह रही है कि भाई परसेप्शन के लेवल पे आदमी जब खरीदारी करने जाता है तो आटा, दाल, चावल, सब्जी उसको महंगी ही मिलती है।
ठीक है दीपक जी, अभी मैं इसका एक एक करके उत्तर दूंगा। पहले तो मैं माफ़ी चाहता हूं कि मैंने इनको दीदी कहा। वैसे मेरे भारत के प्लेज और संविधान में हर एक को भाई बहन मानते हैं, पर अगर वो अपने आप को भारतीय नहीं मानती और इस संविधान और प्लेज से इत्तेफाक नहीं रखती तो हो सकता है वो मुझे अपना भाई और मुझे उनको अपनी बहन समझने में उनको तकलीफ होगी। हो सकता है उनको भारतीयता नहीं, उनको कोई शायद और कल्चर पसंद आता होगा। मैंने तो भारतीय संविधान और प्लेज के हिसाब से उनको दीदी कहा था, पर मैं उसको वापस ले लेता हूँ, वो सिर्फ भारतीयों के लिए है। दूसरी बात देखिए, आते हैं मूल मुद्दे पर। दिल्ली हाईकोर्ट के सामने ये सारी दलीलें रखी थी, इनके इकोसिस्टम ने 1 लाख का फाइन लगा। फिर ये सुप्रीम कोर्ट भागे, सुप्रीम कोर्ट में भी ये सारी दलीलें इनके इकोसिस्टम ने रखी थी, उस पर भी उनको 1 लाख का फाइन देना पड़ा। तो मैं आज पूछना चाहता हूं, दिल्ली हाईकोर्ट जिसका मेरे पास आज आदेश है, उन्होंने कहा ये एसेंशियल प्रोजेक्ट भी है और नेशनल इंपॉर्टेंस में भी है। अब मैं क्या किसकी बात सुनूं, जयराम रमेश और राधिका दीदी की बात सुनूं, सॉरी दीदी नहीं, राधिका जी की बात सुनूं, या मैं दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात सुनूं? दूसरी बात, उन्होंने कहा आटे, दाल, राइस, इनकी कीमतें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनके समय पर चीनी का दाम ले लेते, चीनी का दाम 400% बढ़ा इनके 10 साल के कालखंड में, आज 36% बढ़ा है। तो मुझे तो बताइए कि उस समय पर आपने तो अप्रूवल दे दिया था, और आज जब दाम उस तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं तब आपको दिक्कत हो रही है। दिक्कत इसलिए हो रही है, इन्होंने कहा वैनिटी। वैनिटी दरअसल क्या है दीपक जी? आपकी अंग्रेजी, मेरी अंग्रेजी कमजोर है पर इनकी तो अच्छी है। वैनिटी का मतलब यह होता है जब आप एक परिवार के नाम पर 400 स्कीम और इंस्टीट्यूशन बना दे, टॉयलेट से लेकर एयरपोर्ट तक एक ही परिवार के नाम पे देते, जीते जी अपने आप को भारत रत्न देते, ये वैनिटी होता है। और सेंट्रल दिल्ली में सबसे आलीशान प्लॉट लैंड के मेमोरियल के नाम पे दे दे, ये वैनिटी होता है। ये तो संसद भवन बन रही है। और आखिरी बात दीपक जी, हमारी पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती जा रही है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब ये पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी है, 1927 का जमाना था, ब्रिटिश ने बनाया था। ब्रिटिश ने पार्लियामेंट नहीं बनाई थी देश की, उन्होंने एक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई थी केवल अपने कुछ गोरों के लिए, ताकि वो वहां पर बैठकर सत्ता चला सके। हम जब आजाद हुए, हमारी आबादी कुछ लगभग 30-35 करोड़ की थी, आज 140 करोड़ की है। इसका मतलब सांसदों की संख्या भी बढ़ेगी 26 के बाद, जब डिलिमिटेशन हट जाएगा। क्या दीदी कह रही, सॉरी राधिका जी कह रही है कि इसमें हमारे सांसदों का प्रतिनिधित्व जो होगा उनको बैठने नहीं दिया जाए? वो कैसे बैठेंगे? एक दूसरे की गोद में बैठेंगे क्या? और तीसरी बात मैं कहूंगा कि ये विदेशी चिन्हों से इतना इनको लगाव क्यों है? इनके पार्टी में तो विदेशी चिन्ह है ही, परंतु जॉर्ज पंचम की मूर्ति से हो, राजपथ से हो, हमारे जो नेवी फ्लैग में जॉर्ज का क्रॉस हो, हर चीज विदेशी। दीदी सॉरी राधिका जी को क्यों पसंद आती है? ठीक है राधिका जी, मेरा सीधा सवाल और सवाल ये है, भाई प्रस्ताव तो आप ही की सरकार के वक्त गया था, और जब ये प्रोजेक्ट शुरू हो रहा था तब तो किसी को पता भी नहीं था कि कोविड आ जाएगा, ऐसी कोई महामारी होगी। और दूसरी चीज मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं, संसद तो देश की होती है ना। चलिए आज इनकी सरकार है, कल आपकी होगी, तो फिर संसद तो देश की धरोहर है ना। किसी पार्टी की कैसे हो गई, किसी प्रधानमंत्री की कैसे हो गई? चलिए कुछ भारतीय जनता पार्टी की धरोहर पर चर्चा करते हैं। बहुत हुआ महंगाई पर वार, बहुत हुआ महंगाई का वार। अब की बार मोदी सरकार, याद है ना ये आपको? महंगाई के ऊपर बहुत बड़े बड़े लच्छेदार नारे आए थे। महंगाई कम हुई क्या? फिर बोलूंगी, ये गिनवा रहे हैं कि हम इनके टाइम पे सिर्फ 40% आए। आप तो मोदी जी की सरकार है, आपने तो महंगाई बढ़ानी नहीं थी, आपने तो कम करनी थी। लाला रामदेव इनकी गारंटी लेते थे, बड़ी बड़ी बातें होती थी। मैं फिर बोलूंगी, डॉलर रुपया एक बराबर होना था, पेट्रोल डीजल के दाम कम कर देने थे। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से कितनी महंगाई बढ़ी सब जानते। फिर बोलूंगी, बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार, 2 बार वोट मिला ना, महंगाई की मार तो बढ़ती जा रही है। चाहे वो अनप्लान्ड आप जब डिमोनेटाइजेशन लेकर आए, आपने तब भी वादा किया था, बड़ी बड़ी बातें हुई थी, कहा था टेररिज्म खत्म हो जाएगा, कहा था काला धन वापस आ जाएगा। काला धन तो कोई वापस आया नहीं, इनके मित्र लेके भाग गए, और चर्चा से ये लोग भाग रहे। संसद भवन तो ये बना रहे, उसमें इन्होंने चर्चा से तब भी भागना है। अदानी साहब पे तो ये तब भी नहीं बोलेंगे, तो नया बना किसके लिए रहे जब इन्होंने उस पर कुछ चर्चा नहीं करनी। और मैं फिर बोलूंगी, यहाँ पे ये इनकी आदत है। पहले ये कांग्रेस में होते थे, तब वहां पे उनको सर्टिफिकेट बांटते थे, अब ये मुझे सर्टिफिकेट बांटने चले हैं कि मैं भारतीय हूं कि नहीं। मेरे को एक शहजाद पूना वाला सर्टिफिकेट नहीं देगा कि मैं भारतीय हूं कि नहीं। मैं एक ऐसे परिवार से आती हूँ जिन्होंने शहादत दी है इस देश के लिए जब स्वतंत्रता की लड़ाई कर रहे थे। तो शहजाद पूना वाला अपने सर्टिफिकेट अपने पास रखो। और ये जो बचकाना मजाक करते हो ना, एक बार भी आप ना एक अडल्ट हो, और हम एक बहुत ही बड़े न्यूज चैनल पे, और दीपक जी एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार है जो एक अच्छी चर्चा कराते हैं, और एक सीधा सवाल वो आपसे उन्होंने भी पूछा, महंगाई एक जो आम जनता को तंग करती है, लेकिन क्या मिलेगा? ओहो दीदी, नहीं, ओहो दीदी, मजाक बना रहे हैं क्या?
ऐसे इन्होंने देश की जनता का मजाक उड़ाया। आप उड़ाइए मेरा मजाक, शहजाद पूनावाला, खुले आम मजाक उड़ाइए आप मेरा डिबेट पे। इससे आप अपनी मानसिकता बताते हैं कि कैसे आप देश की जनता को समझते हैं, जो पूछती है कि कब महंगाई कम होगी। आपने नारा दिया था, मेरा नारा नहीं था। मोदी जी कहते थे बहुत हुआ महंगाई का वार, अब की बार मोदी सरकार, क्यों हमें महंगाई झेलनी पड़ रही है? आप तो कांग्रेस से अलग थे जी, क्या हुआ? शहजाद जी बोलिए। दीपक जी देखिए, मैं आंकड़ों में हमेशा बात करता हूं और मैं हमेशा तर्क और तथ्य के साथ बात करता हूं। हालांकि इनको मेरा दीदी कहना उनको बुरा लगा और अपमानजनक लगा, पता नहीं और कौन से शब्द इनको सम्मानजनक लगते हैं। बहरहाल कांग्रेस में तो चरित्र है तंचमाल बोलने का, शायद अब वो सम्मानजनक है और दीदी अपमानजनक है, पहली बात पता चला। बहरहाल मुझे उसमें नहीं जाना। देखिए मैं दीपक जी आंकड़ों पर नहीं, दिग्विजय सिंह का तंचमाल का बयान था। मैं तो ऐसे शब्द, मानो मैं दीपक जी, मैं तो हर महिला को अपनी बहन और मां मानता हूं, मेरे तो सोच में भी नहीं आता, पर अपनी ही कॉलीग को उन्होंने तंचमाल कहा था जी। अब वो छोड़ दीजिए ना, उसमें नहीं जाते, ये विषय नहीं है आज की डिबेट का। मैं तो दीदी ही कहता हूं हमारी सारी बहनों को। अब देखिए मैं एक एक करके आंकड़े रखना चाहता हूं। दीपक जी, एवरेज इन्फ्लेशन, और अभी आप कोई भी अर्थव्यवस्था के जानकार को अपने शो में तुरंत जोड़ लीजिए फोनों के माध्यम से, 8.81% यूपीए के पूरे कालखंड में, जबकि दो ऐसी चुनौतियां नहीं थी जो आज हमने देखी, कोविड वॉर और यूक्रेन रशिया क्राइसिस। आज इन दोनों चुनौतियों के बावजूद मोदी जी की सरकार में एवरेज एनुअल इन्फ्लेशन 4.81%, मतलब कि जो हमारा टारगेट होता है 5-6% आरबीआई का, उससे भी कम रहा है एवरेज एनुअल इन्फ्लेशन। एक दो बार 6% 7% के ऊपर गया जब ये कोविड क्राइसिस और यूक्रेन रशिया वॉर हुआ, परंतु इनके समय पर 10 से 12 तक लेकर लगातार 10% से ऊपर था, और ये आप आंकड़े खुद भी आप जानते हो और आप निकाल भी सकते हैं। दूसरी बात, मैंने इनसे पूछा कि बताइए वैनिटी की परिभाषा क्या है? क्या देश के लोगों के लिए एक बन रहा नया संसद भवन जिसमें सभी लोग चुनकर जाएंगे वो वैनिटी है? तो 400 स्कीम शौचालय से लेकर एयरपोर्ट तक एक परिवार के नाम पर बना देना, यह वैनिटी है या नहीं है? दूसरी बात। तीसरी बात, इन्होंने कहा कि शहजाद पूनावाला का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मेरे देश में देशभक्त जो है शहीद हुए। मैं कहां मना कर रहा हूं, हमारे हर एक परिवार से शहीद हुए हैं, और शहजाद पूनावाला भी वो परिवार से है जिसने पाकिस्तान के विचार को लात मार के उसके परिवार ने यहां पर रहने का निर्णय किया। तो मुझे भी आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। पर हां, एक चीज मैं जरूर कहूंगा, जिस प्रकार की टिप्पणी उन्होंने रामदेव जी पर की, रामदेव जी एक संत आदमी है, एक साधु आदमी है, वो एक बाबा है, उनके लिए उन्होंने क्या कहा? लाला रामदेव, मतलब एक जाति सूचक शब्द से, क्योंकि वो एक व्यापार चलाते, आत्मनिर्भर भारत का वो एक प्रतीक है, तो उनको किस प्रकार से जाति सूचक शब्द के साथ इनको मारा गया और किस प्रकार से अपमानित करने की कोशिश की गई। एक तो लाला होना या एक व्यापार करना वो भी बुरा नहीं है, और जो बाबा जी कर रहे हैं अगर आत्मनिर्भरता का एक प्रतीक है तो उसमें क्या बुरा है? यही दिक्कत है। विदेशी बिल्डिंग चलेगी, विदेशी नेतृत्व चलेगा, विदेशी हस्तक्षेप चलेगा, पर भारत जो एक नए संकल्प के साथ बढ़ रहा है और अपने आजादी के अमृत महोत्सव में है, जब वो अपने ही जनता के लिए एक नया पार्लियामेंट का बिल्डिंग आत्मनिर्भर रूप से तैयार करता है तो उसकी उनको प्रॉब्लम होती है। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या नहीं हुआ 75 में इस पार्लियामेंट की बिल्डिंग में? अरे भाई, फंडामेंटल राइट्स पर जो आघात किया गया, इमरजेंसी तानाशाही लगा दी गई, आज वो लोग लेक्चर दे रहे हैं। इसी पार्लियामेंट की बिल्डिंग में आपके और आपके सहयोगियों ने मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद को भेजा। इसी संसद भवन में आपने सारे विपक्ष के मुंह पर ताला लगा दिया। इसी संसद भवन में आपने मीडिया पर सेंसरशिप लगा दी। इसी संसद भवन में इमरजेंसी का काला कानून पारित हुआ। तो मैडम राधिका खेड़ा जी, मुझे आपके कुकृत्यों के बारे में ज्यादा व्याख्या नहीं करनी है। एक बात बता दीजिए कि 2012 में जो वैनिटी नहीं था, आज वो वैनिटी कैसे हुआ? ठीक है राधिका जी, वैनिटी शब्द का इन्होंने कई बार इस्तेमाल किया, मैं चाहता हूं कि आप उसके बारे में बोलते। फिर मेरा एक सवाल फिर से आपसे है कि ये संसद तो देश की है ना, इसको बीजेपी से जोड़ के आप तो अननेसेसरी क्रेडिट दे रहे हैं इनकी पार्टी को। देश की संसद है भाई, देश के पैसे से बनी है। दीपक जी, जरा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछिए 2014 में आटे की क्या कीमत थी 1 किलो की, और 1 किलो अरहर दाल की क्या कीमत थी, और 1 लीटर दूध की क्या कीमत थी, और आज क्या है? पता होगा। आज तो खरीदने जाते होंगे, शायद 2014 में नहीं खरीदते होंगे। बताइएगा शहजाद पूनावाला जी, आंकड़ों पे बात करते हैं। 2014 में 1 किलो अरहर दाल की कीमत कितनी थी बताइए? मैं आपको कागज के साथ बताता हूँ, ये बैग देना। आप कागज नहीं, आप अगर कभी खरीदते होंगे, मेरे को पूछने की जरूरत नहीं है आपकी तरह। 75 रुपीज केजी थी अरहर दाल, और आज जब आप खरीदने जाएंगे 130 से 140 रुपए। अच्छा, उनको क्या लेन दीजिए, मैं आपके पास आऊंगा। सीधा दुगना दाम बता रहा हूँ, सीधा दुगना दाम हो गया है। मैं इतना जानती हूँ कि जो अरहर की दाल हम लोग 75 रुपीज में खरीदते थे नॉर्मल, वो आज हमें कम से कम 130 रुपए किलो खरीदने पड़ते हैं। मुझे तो चुभती है जी, क्योंकि एक बहुत मेहनत का कमाया हुआ पैसा है। जब दुगना देना पड़ रहा है, जब वादा किया गया था
कि बहुत हुई महंगाई की वार, अब की बार मोदी सरकार, तो मोदी सरकार ने दुगने दाम कर दिए हैं। यही दूध के साथ हुआ है। हर थोड़े दिन में सुबह उठते हैं जी, पता चलता है जी आज 1 रुपया लीटर बढ़ गया, आज 2 रुपया लीटर बढ़ गया। मुझे चुभता है दीपक जी, आम जनता को भी चुभता है। हो सकता है शहजाद भाई को नहीं चुभता हो, उनके पास बहुत पैसे हैं, मेरे पास नहीं है। तीसरी बात, आप जब ये बात कहते हैं कि देश की संसद है, बिल्कुल देश की संसद है। फिर मैं कहूंगी जनता भी देश की है, जिसको 70 रुपए से आज 130 रुपए, 140 रुपए एक सिंपल अरहर दाल जो एक बेसिक नेसेसिटी है उसके देने पड़ रहे हैं। 2-2 गुना, 3-3 गुना दाल, चावल, आटे के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं। तो देश की जनता पहले है, क्योंकि हम जो सांसद बन के जाते हैं ना दीपक जी, वो जनता के नौकर और जनता के सेवक होते हैं। अगर हमारी देश की जनता महंगाई से जूझ रही है तो हमें हक नहीं है कि हम महंगी, रेशमी और गद्देदार सीटों पे जाके बैठे। ठीक है, अरहर दाल, दूध, इनकी कीमत उन्होंने बताई 2004 में क्या थी, 2014 में क्या थी और आज 2023 में कितनी है। ये जवाब उसको दीजिए और ये भी दीजिए कि भाई आपने तो महंगाई कम नहीं की, उल्टी दोगुनी कर दी। राधिका जी का आरोप है तो ये तो जनता के साथ छलावा हो गया ना। आपका नारा था अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई महंगाई की मार, ये कह रही है राधिका जी। हाँ, अब मौका दीजिएगा दीपक जी, आपकी अनुमति से कुछ आंकड़े आपके सामने, जो सत्यापित आंकड़े वो पेश कर रहा हूं। 2004 में आटा का 1 किलो 8 रुपया, 2014 में ये 22 रुपया 41 पैसे और 2022 में ये 32 रुपया। बढ़त 2004 से 14 के बीच 170%, बढ़त 2014 से 22 के बीच 42%। और ऐसा है, आप भी अर्थव्यवस्था के मामले को समझते हैं, जहां ग्रोथ होती है वहां पर कुछ थोड़ी दाम बढ़ते हैं, परंतु 170% जिन्होंने दाम बढ़ाए थे वो उनसे बोल रहे हैं जब आज दाम बढ़े हैं। पर उसके साथ साथ पिछले 8 वर्षों में हमारा पर कैपिटा इनकम भी डबल हुआ है। एक और गिना देता हूं, अच्छा है दीदी नहीं बोलना है। इन्होंने कहा कि उड़द दाल, जो अरहर दाल जो है वो 130 रुपया किलो है। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, 130 रुपया किलो है। दीपक जी याद है 200 रुपया किलो कब हुई थी दाल? जरा बताइए कौन सा कालखंड था। एनीवेज मैं आपको एक और गिनवाता हूं। मसूर की दाल 25 रुपया किलो 2004 में, जाते जाते इनके 70 रुपया किलो और आज 95 रुपीस। तो मुझे लगता है जनता बड़ी भली भांति जानती है कि किसने दामों पर कंट्रोल किया है 2 चुनौतियों के बावजूद और किसने नहीं किया है। आज समस्या क्या है? आज दामों की बात नहीं है। जयराम रमेश ने दाम के विषय में नहीं बोला। जयराम रमेश का ट्वीट तो आपके सामने भी है, उन्होंने दाम का कहीं विषय उठाया। उनको भी पता है इकोनॉमिक कॉस्ट नहीं है और ये हाईकोर्ट ने एसेंशियल प्रोजेक्ट और नेशनल इंपॉर्टेंस का प्रोजेक्ट किया है। ये सारी दलीलें देने के बाद मेरा तो केवल दीपक जी आज इतना कहना है, 2 चीजें। एक, कांग्रेस की ये फितरत आदत क्यों बन चुकी है कि जिस चीज को वो शुरू करने की मुहिम करती है जब सरकार में होती है, जब वो सरकार से बाहर जाती है और हो सकता है उनको लगता है कि इसमें कमीशन खाने नहीं मिलेगा, करप्शन करने नहीं मिलेगा, तो उस पर वो एक प्रकार से यू टर्न कर देती है। दूसरी बात, जो आज नेशनल हित का एक कार्य है उसमें परिवार हित बार बार क्यों लागू हो जाता है। और तीसरी बात, मैं सवाल एक ही पूछ रहा हूं बार बार, क्या 400 स्कीम इंस्टीट्यूशन, टॉयलेट से लेकर एयरपोर्ट, राजीव गांधी चौक से लेकर राजीव गांधी एयरपोर्ट तक, भारत रत्न अपने आप को स्वयं जीते जी दे देने का कार्य, यह वैनिटी कहलाता है या नहीं कहलाता? हां, अगर आज जयराम रमेश ट्वीट करके कहते हटा दो गांधी परिवार का हर जगह से नाम और 75 जो स्वतंत्रता के सेनानी हैं उनके नाम पर सारे इंस्टीट्यूशंस रख दो और यह पार्लियामेंट का बिल्डिंग बड़ा वैनिटी प्रोजेक्ट है, तब तो मैं फिर भी इसको सीरियसली लेता। पर इनका कृत्य देखिए, इनका इतिहास देखिए और ये लेक्चर दे रहे हैं, इनको जमता नहीं है। लोकतंत्र की मजबूती और लोकतंत्र का एक नया एक परिचायक जो आज मिल रहा है, नए भारत का दूसरा परिचायक, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत का परिचायक, राम मंदिर भी नहीं इनको फलीभूत होता है, ना नया संसद भवन इनको ठीक लगता है। कहीं ना कहीं मानसिकता किसकी है, क्या है, ये देश की जनता भली भांति जान रही है। ठीक है राधिका जी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मीरा कुमार जी ने तो बनवाया था, मीरा कुमार जी ने प्रस्ताव दिया था कि नया संसद बनना चाहिए और उसके कारण रीजन है बड़े सारे। आपकी बात से शुरुआत करते हैं। देखिए, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, जब ये सब चीजें हुई तब कोरोना नहीं था। अब आज कोरोना है, अगर कोई काम शुरू भी हुआ था तो आप उसे स्थगित कर देते। देश में बहुत ऐसे मुद्दे हैं, महंगाई, आप जो बार बार भारतीय जनता पार्टी और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कहती हैं कि यूक्रेन वॉर की वजह से हो रहा है, इस वॉर की वजह से हो रहा है, तो आपको खुद स्थायी रोक देनी चाहिए ना। जब हमारे घर में भी, हम घर भी बनाते हैं दीपक जी, हम अपना घर भी बनाते हैं, बजट डगमगाता है तो उसमें भी काम रोक देते हैं। आम जनता तो ऐसी ही करती है, मेरे घर में तो ऐसे ही होता है। और ये इन्होंने क्या तूर दाल की, आपने क्या कीमत बताई थी शहजाद जी? कितनी बताई 1 किलो तूर दाल की कीमत? क्योंकि इनको जितने में मिल रही है ना तूर दाल की, तूर दाल बताई नहीं, यही आपकी दिक्कत है। अच्छा, कौन सी दाल बताई थी? सुनेंगी, आप डिफेक्टिव सोचेंगी, आपके सिलेक्टिव हियरिंग और डिफेक्टिव थिंकिंग के लिए नहीं बैठा हूं मैं। कीमत बताई
अरे छोड़ दीजिए दीदी, आपको तूर, अरहर और उड़द में फर्क नहीं पता। ये आप दाल के बारे में जानती नहीं है, यही आपका चेहरा है। उड़द दाल आपने बोली, बताइए। चलिए ठीक है, आपने उड़द दाल बोली, जहां तक मुझे सुनाई दिया उन्होंने तूर दाल बोली। तूर, अरहर और उड़द दाल में अंतर नहीं पता। ये राहुल गांधी स्कूल ऑफ दाल से है, ये राहुल गांधी स्कूल ऑफ दाल है। बीच में नहीं बोली। अच्छा शहजाद जी प्लीज बोलने दीजिए उनको। सुनने की या सोचने की? जिस भी फिर ये बोलेंगे सुनने की मशीन या सोचने की मशीन? इनको बोलने की बीमारी है, बोलेंगे तो मैं बोल लूंगी। नहीं शहजाद नहीं बोलिए प्लीज, शहजाद प्लीज। राधिका जी अब मैं बोल लेती हूँ। इन्होंने जो भी दाल की कीमत बताई, अच्छा जो दाल की इन्होंने कीमत बताई है ना दीपक जी, इनको बोलिएगा कि बता भी दे कौन सी दुकान पे इतने की वो दाल मिल रही है। पूरे देश का भला हो जाएगा, क्योंकि किसी को इस दाम पे तो दाल कहीं नहीं मिल रही जी। और हमें भी बता दीजिए, हमारा भी बजट थोड़ा ठीक हो जाएगा। कहाँ पे ऐसी दाल मिल रही है आज प्लीज जी टीवी पे बता दीजिए। जी टीवी के दर्शक आपके पैर धो धो के पिएंगे। बताइए शहजाद पूनावाला जी, बताइए, सीधा चैलेंज है आपको। बता रहा हूं यदि आप राहुल गांधी स्कूल से है तो आप आटा लीटर में खरीदने चले जाएंगे और कहेंगे तूर दाल, उड़द दाल, अरहर दाल ये सब सेम होता है, इसलिए मैं कहता हूं अरहर दाल और ये बोलती है दूर दाल। मुझे लगता है कि इसके लिए मशीन सुनने की नहीं सोचने की मशीन लगानी पड़ेगी। अब राधिका जी आप तो वही खाना बनाना आता होता तो पता होता आपको, अरहर दाल और तूर दाल तो एक ही होती है भाई साहब, हमने तो यही पढ़ा है और यही बनाते हैं। तो फिर आपको जब मैंने अरहर दाल कहा तो आप तूर दाल का अरहर दाल का उड़द दाल, इस दाल में काला जरूर है, आपके दाल में काला जरूर है। तुम्हारे पैर धो धो के पिएगा कि कहाँ पे इतनी की दाल मिल रही है। दाल नहीं बता पाएंगे दुकान का, या ब्रांड बता दो या बता दो। अब सुन लीजिए दीपक जी अब मैं बोल दूं, अब मेरे बीच में कौन बोल रहा है? दीपक जी अब बीच में कौन बोल रहा है? दीपक जी अब बीच में कौन बोल रहा है? जरा बताइए दीपक जी, अब मैं बोलूं अपनी बात? हाँ बोलिए। दीपक जी यहां पर देखिए ऐसा है ना, ये कांग्रेस पार्टी का सिस्टम हो सकता है कि राहुल गांधी के चरणों का धूल जो है धोकर उसको पीना होता है। ये देश की जनता है, देश की जनता को हम जनता को सराखों पर रखते हैं। ये धूल के पैर चाटने का काम जो होता है ना, ये कांग्रेस पार्टी का विशेष एक स्टाइल हो सकता है, यहां पर नहीं होता। अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा अपने पिछले वक्तव्य में कि आज दाल जो है वो 130 रुपए की हो चुकी है। मैंने बोला अच्छा आपने मान लिया 130 की हुई है, पहले 200 की थी, इसकी पुष्टि तो आप भी दीपक जी करेंगे। तो मैंने कहां आंकड़ा दिया, परंतु ये सिलेक्टिव हियरिंग एंड डिफेक्टिव थिंकिंग। अब एक और डिफेक्टिव थिंकिंग का उदाहरण देता हूं। इन्होंने क्या कहा, कोरोना काल में केस बढ़ रहे थे, कोरोना काल में इतनी सारी समस्याएं थी, आप प्रोजेक्ट बनाने में लग गए। भाई साहब मुझे बताइए दीपक जी, आपको तो भाई बोल ही सकता हूं, दीपक जी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस और डेथ्स थे, उस समय 900 करोड़ का एमएलए हॉस्टल बन रहा था। राजस्थान में सबसे ज्यादा वैक्सीन वेस्टेज हुआ, उस समय 250 करोड़ का वहां पर प्रोजेक्ट बन रहा था। आप करो तो चमत्कार, और सरकार केंद्र की करे जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्लियर करे, जो आपकी सरकार के समय पर रिपोर्ट गई और अप्रूवल मिला उसको, तब वो गुनहगार। ये दोहरे मापदंड। तो कसम संविधान की हमने खाई है। और हम बात कर रहे हैं राधिका खेड़ा जी, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता, शहजाद पूनावाला जी से, दोनों। और मुद्दा हमारे पास ये है कि क्या संसद भवन को बीजेपी से सीधे सीधे जोड़ देना और संसद भवन बनना ये एक राष्ट्रीय संपत्ति बन रही है, इस पर पार्टी पॉलिटिक्स क्यों हो रही है? कांग्रेस कह रही है कि भाई ये फिजूल खर्ची है कोरोना के वक्त पर, और दूसरी तरफ ये भी कह रही है, उन्होंने तानाशाह एक शब्द का इस्तेमाल किया, क्यों किया ये भी मैं राधिका जी से पूछूंगा। लेकिन शहजाद जी, मेरे ख्याल से राधिका जी आपका टर्न है या शहजाद जी का है? जी मेरा टर्न है। ठीक है राधिका जी आप बताइए। एक लाइन केवल कहनी है, अगर राधिका की इजाजत। देश की जनता के लिए जानना चाहूंगी कि जो उन्होंने दाल के दाम बचाए, चाहे वो तूर के बताया, अरहर, जो भी इनको समझ आती है, मूंग हो, उड़द हो, जो भी हो, इतनी सस्ती दाल कहाँ मिल रही है, कौन से ब्रांड की मिल रही है, खुले में मिल रही है, बंद में मिल रही है, हमें भी बता दीजिए, देश का भला हो जाएगा जनता का। खैर दूसरी बात पे आते हैं। आपने तानाशाह की बात कही, आपको याद होगा दीपक जी 2 दिन पहले आपकी चर्चा पे मैंने एक आपको बात मुंडे जी एक साथ दे दीजिएगा, राधिका जी कंक्लूड कर लीजिए बात खत्म। जो आरएसएस के बड़े नेता और हिंदू महासभा के मुंडे जी जो अध्यक्ष भी रह चुके हैं, वो कहाँ गए थे? मुसोलिनी से प्रभावित थे, पूरा देखने गए थे जी इटली की कैसे चलता है देश, कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो इनकी विचारधारा तो शुरू से ही तानाशाह की है। जो प्रभावित ही सबसे बड़े तानाशाह से हुए थे, उनसे फिर क्या है आगे बात करें। लेकिन मैं फिर एक बात बोलूंगी, देश की धरोहर बनाइए, आपको कोई नहीं रोक रहा पार्लियामेंट बनाने से। लेकिन जैसा मैंने कहा जी, एक सांसद जो होता है, एक विधायक जो होता है, एक नेता जो होता है, वो देश की जनता का सेवक होता है। और देश की जनता जब महंगाई से जूझ रही हो, बेरोजगारी से जूझ रही हो, जब उसको 10 बार अपने बजट के बारे में सोचना पड़ रहा हो,
तो क्या हमें ये हक होता है, चाहे दिल्ली के मुख्यमंत्री हो जिन्होंने विधायकों के सैलरी बढ़ा दी, मैं उसके बात के भी खिलाफ हूँ। हमें कोई हक नहीं है जब आम जनता के पास बेरोजगारी है और महंगाई बढ़ रही है तो आपको फिजूल खर्च किया जाए। फिजूल खर्च तब है, और बिल्कुल कांग्रेस की सरकार ने कहा, जयराम रमेश जी ने भी कहा, लेकिन तब के हालात और हालात के साथ घर का बजट बदलता है और हमारी चीजें भी बदलती है। जैसे मैंने कहा, अगर एक फ्लोर डलेगा तो रुक जाएंगे जी लैंटर अगला डालने से पहले, कि जब बजट आएगा तो फिर लैंटर भी डल जाएगा। तो हमेशा देखना पड़ेगा कि प्राथमिकता क्या है। ठीक है, प्राथमिकता क्या है? गलत प्राथमिकता है आपकी। लेकिन राधिका जी, मैं आपको कुछ बताऊंगा, लेकिन शो के आखिरी में मेरे पास एक दर्शक का फोन आया था, अभी आया था, मैं ब्रेक पे गया था तब मैंने उठाया था, मैं आपको बताऊंगा। और शहजाद जी बताइए, जवाब दीजिए। प्राथमिकताएं बदलनी चाहिए वक्त के साथ, लेकिन आप ये नहीं करते। बार बार नहीं, दीपक जी, अभी राधिका जी ने बोला था कि वो मेरे पैर धोकर पानी पिएंगी। हालांकि मैं ऐसा कृत्य कांग्रेस वाला नहीं कराऊंगा उनसे, परंतु मैंने सोचा कि एक बार मैं ढूंढ ही लेता हूँ कि कितने की मिल रही है तूर अरहर दाल। मैंने अभी गूगल किया है। और भाई दीपक जी देखिए, समय मैंने पूरे समय शहजाद जी बोल दीजिए। अच्छा, छोड़िए, नहीं बोल रही है, मैं उनको रोक के रखूं। होना भी नहीं चाहिए, पर हाँ ठीक है, मत पिए। आपको तो वैसे भी किसी का तो धोकर पीना ही पड़ता है पैर का पानी, तो छोड़ दीजिए उसको। मैं देखिए ये बताता हूँ, ये मैंने अपने घर के पास से रेट मंगवाया है दुकानों से, और रेट में आया है 1 किलो तूर अरहर दाल का पाउच। और ये तो मिरेकल ब्रांड का है, मैं हालांकि उसकी मार्केटिंग आपके शो पर नहीं करना चाह रहा हूँ। मिरेकल ब्रांड का है, तो ये तो पैक्ड और एकदम अच्छे ब्रांड का, खुला वाला नहीं है। ये 1 किलो 138 रुपीज का है। ये मेरे पास है, मैं इनको लिंक भेज दूंगा, अभी तुरंत भेज दूंगा। ये तो साउथ दिल्ली की किराने की दुकान से है। अगर ये कोई और इलाके से होता तो और भी 10-15 रुपए कम में ही मिलता। और दीपक जी, आप तो ज्यादा, अरे भाई, यही तो मैं कह रही हूं कि अब मैं दीपक जी बता दीजिए कहां मिल रहा है। दीपक जी देखिए, अगर ऐसी डिबेट करनी है तो मैं भी फिर राधिका प्लीज बीच में नहीं ना। मैंने वो बोल रहे थे, मैंने आपके बीच में बोल रहे थे, मैंने रोक दिया। शहजाद जी, अच्छा दीपक जी, एक चीज थोड़ा नोट कीजिए। 2010 के 12 के कालखंड में हमारी पर कैपिटा इनकम 80-90 हजार रुपए प्रति साल की, प्रति व्यक्ति, और 10 से 12% का इन्फ्लेशन। ये तो आप भी जानते हैं, आंकड़े आप निकाल सकते हैं आरबीआई के वेबसाइट से। और उस समय पर चरम पर हर प्रकार की अर्थव्यवस्था, जो अर्थव्यवस्था थी। परंतु आज जब 10वें से 5वें स्थान पर अर्थव्यवस्था, पर कैपिटा इनकम दुगना हुआ है, 1,90,000 करोड़, 1,70,80,000 करोड़, 1,70,80,000 से ज्यादा हुआ है पर कैपिटा इनकम। और जब आज इन्फ्लेशन, एवरेज इन्फ्लेशन 4.5-5% है, तब ये प्रोजेक्ट करना प्राथमिकता के बाहर है। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, चलिए आप बता दीजिए, राजस्थान में पिछले 1 वर्ष से 20% से ज्यादा है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, और कोरोना काल में तो क्या ही स्थिति थी आप भी जानते हैं। तब आपने वहां पे 300 करोड़ का प्रोजेक्ट क्यों सैंक्शन किया? महाराष्ट्र में जिस प्रकार की अर्थव्यवस्था बन चुकी थी जब कोरोना का कालखंड था, किस प्रकार से सबसे ज्यादा मृत्यु और सबसे ज्यादा केस हुए थे, उस समय पर 900 करोड़ का एमएलए हॉस्टल को क्यों आपने अप्रूवल देकर काम शुरू करवा दिया? वो कौन सी प्राथमिकता थी? और ये कोर्ट ने बयान दिया कि नेशनल इंपॉर्टेंस का। और आखिरी बात देखिए, उन्होंने मुसोलिनी की बात की। देखिए वैसे तो दीपक जी, हमारे इतिहास के आजादी के कालखंड में नेताजी बोस भी हिटलर से मिलने गए थे, परंतु नेताजी कभी फैसिस्ट नहीं थे। मुंजे जी किससे मिले नहीं मिले वो तो छोड़ दीजिए, परंतु मैं इनसे पूछना चाहता हूं, स्टेफानो माइनो किसकी आर्मी में सर्व करते थे? ये स्टेफानो माइनो ये किसकी आर्मी में थे? जरा बताइए जरा। ये आउटलुक में छपा है, एक स्टेफानो माइनो है। अब मैं ज्यादा व्याख्या नहीं करना चाहता, दीपक जी आप भी जानते हैं, मैडम तो जानती ही हैं। स्टेफानो माइनो किसकी? ठीक है राधिका जी, 30 सेकंड आपके, 30 सेकंड आपके कंक्लूडिंग कमेंट बता दीजिए। देखिए दीपक जी, जो मैं कह रही थी कि इतनी महंगी दाल है, इन्होंने खुद पढ़ के बता दिया कितनी महंगी दाल है। मेरा तो जो मैं बात कह रही हूँ इन्होंने खुद मान ली, खुद कंफ्यूज हो गए। इन्होंने पहले क्या दाम बताए थे, फिर कहेंगे कि मैंने गलत सुना। पर मैं एक ही बात दोबारा बोलूंगी जी, कांग्रेस ने 100 बातें बोली, कांग्रेस बहुत बुरी, हम बहुत बुरे, हमने देश को सब कुछ बुरा कर दिया। हालांकि ये इनका कहना है, 70 साल तक अगर देश बार बार हमें वोट दे रहा था तो कुछ तो सही कर रहे होंगे ना दीपक जी। इनको तो अभी दूसरी बारी मौका मिला है। खैर, इतना भी घमंड अच्छा नहीं होता। लेकिन मैं एक ही बात बार बार बोलूंगी कि जब घर में तकलीफ हो, जब घर का बजट बिगड़ रहा हो, तो घर का मुखिया, और इस समय घर के मुखिया हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको ये तय करना पड़ेगा कि क्या प्राथमिकता है, कि इंसान को भरपेट खाना मिले, कि वो पैसा नरम गद्दियां, बढ़िया बढ़िया टीवी लगे हुए वहां पे, उस पे लगना चाहिए। ये अब राधिका जी, लेकिन मैं एक बात यहाँ जोड़ना चाहता हूँ। एक ही ट्वीट में आपने तानाशाह भी कह दिया उनको, एक ही बात में मुखिया भी कह दिया। ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है ना, सीधे सीधे। अब तानाशाह है तो मुखिया तो है ही ना अभी इस समय। ठीक है, प्रधानमंत्री तो तानाशाह की तरह बिहेव कर रहे हैं, वो अब क्या कह सकते हैं।
देखिए दीपक जी, एक फ्रॉइडन स्लिप जिसको कहते हैं ना, फ्रॉइडन स्लिप मतलब गलती से मन के भाव जुबान पे आ जाते, वो हो गया राधिका जी से। राधिका जी ने क्या शब्द इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा घर में जब तकलीफ हो तब ये कैसे हो सकता है। अब देखिए, देश को परिवार और न मानना पर परिवार को देश मानना, इंडिया इज इंदिरा मानने की भाव जो है, इसीलिए आज घर में क्या तकलीफ है, राहुल गांधी डिस्क्वालीफाई हो चुका है। घर में क्या तकलीफ है, राहुल गांधी को कहीं पर भी चुनाव जीत नहीं पा रहा है। राहुल गांधी एक पॉलिटिकली इररिलेवेंट एंटिटी बन चुका है। तो घर में तकलीफ है, इसके लिए नया संसद भवन ही ना बने। ये इंडिया इज इंदिरा पार्ट 2.0 है कि मतलब आप देश को अपनी ऐसी बपौती समझते हैं कि क्योंकि मेरे घर में, गांधी घर में प्रॉब्लम है, नेहरू घराने में प्रॉब्लम है, इसका मतलब संसद का काम ठप हो जाए, संसद ना बने, राम मंदिर ना बने, देश में सड़क ना बने, देश का प्रगति ना हो, क्योंकि मेरे घर में तकलीफ है, मेरा बेटा चुनाव नहीं जीत पाता। तो ये नया संसद भवन बैठ, इसमें नए नए जो चाय वाले से लेकर गरीब घराने के लोग कैसे आ जाएंगे। ठीक है, मैं यहीं पर रुकूंगा, मैं यहीं पर रुकूंगा। राधिका जी, आगे की बात का जवाब फिर किसी और दिन, ऐसा मौका हमको बार बार मिलता रहेगा। लेकिन हमारी इस खास पेशकश जी न्यूज़।